गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार और स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। हम लोग देख रहे थे आरसीसी। आरसीसी में हम लोग देखे थे यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था उसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए। आज हम लोग का लास्ट सेशन होगा यूनिट इस थ्योरी वाले का, जो कि होगा यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट सेशन एक और आएगा, हो सके वो थोड़ा सा लेट से आए। वो होगा आरसीसी का न्यूमेरिकल। जितना भी पूछेगा, जितना भी टाइप्स का न्यूमेरिकल होगा उस सबको हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। तो हम लोग जो यूनिट 5 है उसका शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग इस सेशन को क्या किए हैं, 3 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आपका 5 स्टार कैटेगरी, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसको आप सिर्फ वहीं पढ़ के जाइएगा तो आपको पास करने लायक नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 स्टार कैटेगरी। अगर 5 स्टार और 3 स्टार दोनों को पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और तीसरा है लास्ट 1 स्टार कैटेगरी। 1 स्टार कैटेगरी में हम लोगों ने उस क्वेश्चन को रखा है जो कि आप अगर पढ़ लेते हैं 5-3 के साथ साथ तो आपको इस सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए अब 100% नहीं, जितना आपको रिक्वायर्ड है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतना आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज आज का जो यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 स्टार वाले कैटेगरी में, राइट डाउन द कोडल प्रोविजन फॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम के लिए हम लोग कोडल प्रोविजन जो यूज करते हैं उसके लिए हमको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द कोडल प्रोविजन फॉर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ आरसीसी कॉलम। जो आरसीसी कॉलम में हम लोग लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी का वैल्यू यूज करते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप इन डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम, यानी एक्सियली लोडेड कॉलम का डिजाइन स्टेप लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर में, राइट कोडल प्रोविजन फॉर इन्फोर्समेंट एंड इट्स स्पेसिंग इन आरसीसी कॉलम। यानी कि कोडल प्रोविजन किसके लिए लिखना है, रिन्फोर्समेंट के लिए, रिन्फोर्समेंट और इसका स्पेसिंग के लिए आरसीसी कॉलम के लिए। ठीक है, आरसीसी कॉलम में जितना भी हम लोग रिन्फोर्समेंट यूज करते हैं और उसका स्पेसिंग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग को जो जो आयुष कोड बोला है सबको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, यानी लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बीच में जो जो डिफरेंस है उसको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है 5 स्टार वाले कैटेगरी में, इफेक्टिव लेंथ को एक्सप्लेन करना है, फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट को एक्सप्लेन करना है और सिलेंडरनेस रेशियो को एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चंस को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ यूनिट 5 आरसीसी। चलिए यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हम लोग का इफेक्टिव लेंथ के बारे में। ठीक है, कौन कौन कितना होता है इफेक्टिव लेंथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों इंड फिक्स होगा। पहला इफेक्टिव लेंथ के लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर दोनों लेंथ फिक्स है तो उसके लिए हम लोग कितना लेते हैं, एल इफेक्टिव का वैल्यू 0 पॉइंट। यहाँ देखिए हम लोग इसको कैसे लेते हैं, ये हुआ सबसे पहला, ये हुआ दूसरा। ओके, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ है सपोर्टेड, जिसको हम लोग एल बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए एल बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, अगर ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, इधर भी फिक्स है, तो हम लोग कितना लेते हैं, 0.65 टाइम्स ले लेते हैं एल का। इस एल का वैल्यू उतना ही दूर में हम लोग का बकलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इतना ही पोर्शंस में हम लोग का क्या हो रहा है, बकलिंग हो रहा है, इतना ही पोर्शंस में बकलिंग हो रहा है, बाकी का पोर्शन में कोई बकलिंग नहीं हो रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इंड अगर फिक्स होगा और एक इंड हिंज होगा, ये इस साइड हिंज है, ऊपर में हम लोग का क्या दिख रहा है, ऊपर में ये हिंज है और नीचे में ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है। तो एक इंड हिंज और एक इंड फिक्स रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ले लेंगे 0.8 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, अगर मान लीजिए बोथ एंड हिंज होता है, दोनों साइड हिंज लगा होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एल के बराबर ही एल इफेक्टिव लेते हैं, यानी पूरा में हम लोग को देखने को मिलेगा बकलिंग। अगर मान लीजिए कि एक इन फिक्स है और दूसरा इन फ्री है, तो हम लोग को एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, दुगुना देखने को मिलेगा अनसपोर्टेड लेंथ से। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, बाकी आप लोग आईएएस को रेफर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट और भी 2-3 कोडल प्रोविजन है कंप्रेशन मेंबर के लिए, इफेक्टिव लेंथ का जो भी है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि एल इफेक्ट अगर दोनों साइड से फिक्स्ड है
तो एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाता है 0.65 टाइम्स ऑफ एल। अगर मान लीजिए कि एक इंड फिक्स है दूसरा इंड हिंज है तो उसके लिए एल इफेक्टिव का वैल्यू होता है 0.8 टाइम्स ऑफ एल अनसपोर्टेड लेंथ। अगर मान लीजिए कि दोनों इंड हिंज है तो जितना ही अनसपोर्टेड लेंथ है उतना हम लोग का एल इफेक्टिव का वैल्यू हो जाता है। अगर मान लीजिए कि वन इंड इज फ्री और वन इंड इज फिक्स then L effective will be 2 times of L. Okay, now we will move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जितना भी क्राइटेरिया है IS कोड के अनुसार से उसको डिफाइन करने के लिए। तो पहला L इफेक्टिव मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, L को जो अनसपोर्टेड लेंथ होता है उसको 500 से डिवाइड कर देते हैं और लीस्ट लेटरल डायमेंशन में 30 से डिवाइड करके दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। देखिए लेटरल डायमेंशन क्या होगा, बी और डी में जो भी कम रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है 30 से। और एल क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है ई मिनिमम कम से कम 20 mm होना चाहिए। पहला ई मिनिमम का क्राइटेरिया क्या है, एल बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30। लेटरल डायमेंशन बी या डी कुछ भी हो सकता है। एल देखिए अनसपोर्टेड लेंथ है, ई मिनिमम का वैल्यू 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि टेक ई मिनिमम फ्रॉम 1 और 2 विच एवर इज मैक्सिमम। इस दोनों में 1 और 2 में जो भी मैक्सिमम होगा उसको ई मिनिमम के जैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोडल प्रोविजन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 1 और 2 इज टेकन एज वैल्यू ऑफ ई मिनिमम देन कंपेयर। मतलब हम लोग ई मिनिमम का वैल्यू किस में से लेंगे, ई मिनिमम फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग ले लेंगे क्या, ई मिनिमम को, और हम लोग क्या करेंगे उसको 0.05 टाइम्स ऑफ बी करेंगे और 0.05 टाइम्स ऑफ डी करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो उससे बड़ा आता है, मान लीजिए कि 0.05 टाइम्स ऑफ डी किए और ई मिनिमम निकाले क्या, एल बाई 500 प्लस डी बाई 30 करके, अगर मान लीजिए कि बड़ा आया 0.05 टाइम्स ऑफ डी तो उसको कहेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। अगर छोटा आ गया तो उसको कहते हैं इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड मतलब क्या आया, देखिए एक बार हम आपको समझाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले। मान लीजिए कि ये कॉलम था, क्या था, ये कॉलम था, ठीक है। इस कॉलम पे हम लोग एक लोड लगा रहे हैं, ये उसका एक्सिस होगा, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। और मान लीजिए कि यहाँ लोड लग रहा है यहाँ, तो इसको कहेंगे इसेंट्रिक लोडेड कॉलम, यहाँ लोड लग रहा है तो। अगर मान लीजिए कि इसी पर लोड लग रहा है यहाँ उसके जस्ट पास में, तो इसको कहेंगे क्या, एक्सियली लोडेड कॉलम। या फिर इस एक्सिस पे लग रहा है तो उसको भी एक्सियली लोडेड कॉलम कहते हैं। यानी कि बी और डी में 0.05 टाइम्स देखेंगे कि अगर उसके अंदर में लग रहा है तो उसको कहेंगे एक्सियली लोडेड, अदरवाइज वी विल कंसीडर दैट कॉलम इज एसेंट्रिक लोडेड कॉलम। ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल को हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट जितना भी हम लोग का IS कोड रिकमेंडेशन है, जो कॉलम में हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं उसको लेकर और स्पेसिंग को लेकर उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल बार के लिए हम लोग क्या क्या IS कोड फॉलो करते हैं उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला रिकमेंडेशन क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बार कितना यूज करते हैं, तो हम लोग 0.8 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एरिया यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहीं बीम में पूछा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ BD यूज करते हैं, ठीक है। BD मतलब ग्रॉस एरिया। देखिए मैक्सिमम कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया यूज करते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रिकमेंडेड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना करते हैं, रिकमेंड किया जाता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, वहाँ यहाँ पे क्या यूज करते हैं, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया यूज करते हैं मैक्सिमम। ओके, रिकमेंड किया जाता है, वैसे कॉलम के लिए 6% आता है, ठीक है। कम से कम डायमीटर यूज करना है हम लोग को कॉलम में, तो 12 mm का यूज करना है। नेक्स्ट देखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ बार, अगर रेक्टेंगुलर रहेगा तो 4, स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे सर्कुलर कर लीजिएगा, स्क्वायर को काट करके यहाँ पे सर्कुलर कर लीजिए,
इस स्क्वायर को काटिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सर्कुलर। यहाँ पे लिखिए सर्कुलर, यानी सर्कुलर रहेगा तो उसके लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, 6, और इस रेक्टेंगुलर रहेगा तो उसके लिए 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बार शैल नॉट ग्रेटर देन 300 mm, यानी कि 300 mm से ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए दो लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच में। फिर देखिए नेक्स्ट, मिनिमम रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट फेल्यूर अगेंस्ट एक्चुअल बकलिंग ड्यू टू इसेंट्रिक लोड। ओके, मिनिमम रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो बकलिंग है, इसेंट्रिसिटी हो, वो दूर किया जा सके। देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे, एक सेकंड रुकिए। हम लोग पढ़ रहे थे कि जितना भी आईएस कोड रिकमेंडेशन है कॉलम में यूज होने वाले रिइंफोर्समेंट को लेकर उसको लिखना है। तो उस सीरीज में हम लोग सबसे पहले देखे क्या, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो मिनिमम हम लोग यूज करते हैं 0.8 टाइम्स ऑफ एजी। ओके, मैक्सिमम यूज करते हैं 6% ऑफ एजी। अगर रिकमेंड देखा जाए, रिकमेंडेड है तो 4% ऑफ एजी। मिनिमम डायमीटर 12 mm यूज करते हैं, यानी 12 mm से कम डायमीटर का हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज नहीं करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ बार रेक्टेंगुलर के केस में 4 यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग काट के देख लेते हैं, इसको सर्कुलर करना है, सर्कुलर के केस में 6 यूज करते हैं। फिर मिनिमम रिइंफोर्समेंट का स्पेसिंग 300 mm होता है। ओके, मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किस लिए किया जाता है, ताकि प्रिवेंट कर सके अगेंस्ट एक्सीडेंटल बकलिंग, यानी बकलिंग होने वाला है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और इसेंट्रिक लोड को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मिनिमम रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, यानी कि टाई बार के बारे में हम लोग देखेंगे, रेस रिकमेंडेशन। तो पहला क्या है, डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड बी ग्रेटर देन, यानी कि डायमीटर कितना होना चाहिए कम से कम लेटरल टाइज का। तो जितना भी हम लोग मैक्सिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार यूज कर रहे हैं उसका 1/4 करेंगे, और या तो 6 mm, यानी कि इसमें से जो भी बड़ा होगा, यानी कि 6 mm से हम लोग छोटा डायमीटर का इन्फोर्समेंट यूज नहीं करते हैं स्टीरअप के रूप में, ठीक है, टाइज के रूप में, लेटरल टाइज के रूप में। पहला रिकमेंडेशन क्या है, जो जो भी लेटरल टाइज यूज करेंगे उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, या तो 6 mm होना चाहिए, या 5 मैक्स/4 से डिवाइड करेंगे उसके डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, 5/4 से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उतना हम लोग ले लेंगे, या फिर उससे ज़्यादा लेंगे, ठीक है। पिच ऑफ लेटरल टाइज, यानी पिच किसको कहते हैं, यानी स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज को पिच कहते हैं। स्पेसिंग दो टाइज लेंगे, उसके बीच का जो स्पेसिंग होगा उसको पिच कहेंगे। तो पिच कितना होना चाहिए, तो इसका 3 क्राइटेरिया दिया गया है नीचे। पहला है लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, यानी बी और डी में जो भी छोटा है उसको ले लेंगे, तो वो हो सकता है पिच। उसके बाद 16 टाइप ऑफ 5 मिनिमम, ठीक है, यानी कि जो डायमीटर है लॉन्गिट्यूडनल बार का उसको 16 टाइम्स कर देंगे, वो ले सकते हैं, या फिर 300 mm। और इसमें से जो भी छोटा आएगा, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें से जो भी छोटा आएगा उससे भी कम हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 क्राइटेरिया है, पहला था बी और डी में जो भी छोटा आएगा, या फिर 16 mm 5 में जो भी मिनिमम होगा उसको, या फिर 300 mm। इस सब में से जो सबसे कम है उससे कम, मान लीजिए कि लिस्ट इसका वैल्यू है, एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। इसका वैल्यू कितना था हम लोग का, बी का वैल्यू था, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, बी का वैल्यू था, बी का वैल्यू था 200 mm, ठीक है। डी का वैल्यू था 100 mm। तो हम लोग बी और डी में मिनिमम कौन सा लेंगे, डी। तो डी का कितना है, 100 mm। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 16 × 5 मिनिमम। 5 मिनिमम मतलब लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर अगर मान लीजिए हम लोग 10 mm का यूज कर रहे हैं सबसे कम, तो 10 हम लोग करेंगे, तो यानी कि कितना है, 160 मिलीमीटर है। फिर तीसरा है 300 mm। तो इस सब में से सबसे कम कौन सा है, तो ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है 100 mm। ओके, तो 100 mm यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यूज कितना करेंगे, अगर स्पेसिंग यूज करना है, स्पेसिंग स्पेसिंग बराबर कितना हो जाएगा, तीनों में से सबसे कम है उसको यूज कर ले, या 100 mm यूज कर ले, या फिर इससे भी कम यूज कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिंग कितना होगा, 100 mm, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 100 mm। ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिएगा, पहला डिफरेंस क्या है, शॉर्ट कॉलम में मीन्स देखिए, शॉर्ट से क्या पता चलता है, शॉर्ट मतलब छोटा होगा, लॉन्ग मतलब बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट कॉलम में पहला, ए कॉलम इज कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट, यानी कॉलम को शॉर्ट हम लोग कब कहेंगे, इफ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू इट्स लेटरल लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि अगर मान लीजिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन और इफेक्टिव लेंथ का जो रेशियो, एल इफेक्टिव बटा लिस्ट लेटरल डायमेंशन, इन लिस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब लेटरल डायमेंशन बी और डी होता है, उस दोनों में से जो सबसे छोटा है उसका रेशियो अगर 12 या 12 से कम है तब उसको कहेंगे शॉर्ट कॉलम। अगर मान लीजिए कि लिस्ट लेटरल एल इफेक्टिव और लिस्ट लेटरल डायमेंशन का रेशियो है वो 12 से ज़्यादा है तो उसको कहेंगे हम लोग लॉन्ग कॉलम। आई होप पहला समझ में आया होगा। पहला क्या है, एल इफेक्टिव बट एल एल डी यानी कि लिस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि सबसे छोटा लेटरल डायमेंशन, यानी कि एल बी और डी में सबसे छोटा है, उस दोनों का रेशियो अगर 12 या 12 से कम आया तो उसको शॉर्ट, अगर 12 से ज़्यादा आया तो उसको लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द शॉर्ट कॉलम टू इट्स स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, यानी कि अगर एल इफेक्टिव को लिस्ट लेटर डायमेंशन के बदले अगर आर मिनिमम से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू अगर 40 या 40 से कम है तब उसको कहेंगे क्या कि वो शॉर्ट कॉलम है, अगर 40 से बड़ा है तब कहेंगे कि ये लॉन्ग कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पहला देखिए, अगर एल इफेक्टिव बटा लिस्ट लेटर डायमेंशन का वैल्यू अगर 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, अगर 12 से ज़्यादा तो लॉन्ग कॉलम। दूसरा देखें कि एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम का वैल्यू अगर 40 से कम तो वो शॉर्ट कॉलम, और 40 से ज़्यादा एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम का तो उसका मतलब है क्या, वो लॉन्ग कॉलम है। नेक्स्ट देखिए, बकलिंग टेंडेंसी इज वेरी है। बकलिंग क्या होता है, बकलिंग देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि ये कॉलम था, ठीक है, ये कॉलम था, अगर मान लीजिए कि शॉर्ट कॉलम रहेगा, ठीक, तो शॉर्ट कॉलम रहेगा तो इसमें बकलिंग नहीं देखने को मिलेगा। यही मान लीजिए कि इतना छोटा सा कॉलम है, इतना छोटा सा कॉलम है, इस पर ऐसे लोड लगाइएगा तो क्या ऐसे टेढ़ा देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही लॉन्ग कॉलम है, इतना बड़ा कॉलम है, ठीक है, इस पर एक लोड लगाइएगा तो क्या होगा, ये इधर से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करने का कर सकता है, तो इसी को कहते हैं क्या, बकलिंग, ठीक है। तो जो शॉर्ट कॉलम होता है उसका बकलिंग टेंडेंसी बहुत कम होता है, और लॉन्ग कॉलम का जो बकलिंग टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लॉन्ग और सिलेंडर कॉलम बकल इजली। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई एज कंपेयर टू लॉन्ग कॉलम ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया लीजिएगा तो उसमें लोड ज़्यादा कैरी कौन कौन पाएगा, तो शॉर्ट कॉलम ज़्यादा कैरी कर पाएगा, क्योंकि इसमें बकलिंग देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसमें ये सेम क्रॉस सेक्शन के लिए शॉर्ट कॉलम ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है और सेम क्रॉस सेक्शन के लिए लॉन्ग कॉलम कम लोड को कैरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द फेल्यूर ऑफ शॉर्ट कॉलम बाई क्रॉसिंग, यानी जो शॉर्ट कॉलम है वो क्रॉसिंग में फेल हो जाता है, क्रॉस हो जाएगा, और जो लॉन्ग कॉलम है वो बकलिंग करके फेल होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहला क्या था, पहला पॉइंट है कि जो एल इफेक्टिव और लिस्ट लेटर डायमेंशन का रेशियो अगर 12 से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम, ज़्यादा है 12 से तो लॉन्ग कॉलम। दूसरा है कि अगर एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम का वैल्यू 40 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, अगर एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम का वैल्यू 40 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम। तीसरा है, अगर बकलिंग टेंडेंसी देखा जाए शॉर्ट कॉलम में तो बहुत कम होता है, और बकलिंग टेंडेंसी जो लॉन्ग कॉलम है उसका बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम लोग देखें कि लोड कैरिंग कैपेसिटी, अगर सेम क्रॉस सेक्शन है तो शॉर्ट कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी अधिक होगा और लॉन्ग कॉलम का कम होगा। फिर हम लोग देखें कि जो फेलुअर होता है वो लॉन्ग कॉलम में देखने को मिलता है बकलिंग के द्वारा, और शॉर्ट कॉलम में देखने को मिलता है क्रॉसिंग के द्वारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम को डिफाइन करना है, ठीक है, डिफिनीशन था। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज डिफाइंड एज दैट ऑफ लेंथ ऑफ द कॉलम विच टेक्स पार्ट इन बकलिंग अंडर द एक्शन ऑफ लोड, यानी कि वैसा लेंथ ऑफ द कॉलम जो कि बकलिंग में पार्ट करता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे। आज ही क्वेश्चंस किए हैं इसमें, आज ही क्वेश्चंस किए हैं, आपको हम दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो डायग्राम है हम लोग का,
ये वाला जो डायग्राम है इसमें हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है जो इम्पार्ट कर रहा है बकलिंग में, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, एल इफेक्टिव बटा इसी को कह रहे थे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, यानी कि जो कॉलम के लेंथ वैसा लेंथ ऑफ द कॉलम जो कि किसमें पार्ट करता है, जो कि बकलिंग में पार्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच के लेंथ को ही हम लोग कहते हैं क्या, इफेक्टिव लेंथ। दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग एल इफेक्टिव का वैल्यू देख रहे थे, ऊपर में हम लोग जो वैल्यू देखे थे क्या क्या था, कितना कितना था, एक था एल इफेक्टिव बराबर 0.6 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। एक में था और भी बहुत सारा था, तो हम लोग देखे थे कि इसमें क्या है, एल इफेक्टिव यहाँ पे है, यहाँ पे एल है, बीच में ये जो फैक्टर है उसी को केस के कहते हैं, यानी कांस्टेंट है। एल को कहते हैं अनसपोर्टेड लेंथ और एल इफेक्टिव को एल ई डबल एफ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इस डिफिनीशन को लिखने के बाद ऊपर का जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट हम लोग लिखे थे कि दोनों इन फिक्स होगा तो क्या होगा, दोनों इन हिंज होगा तो क्या होगा, दोनों एक इन फिक्स एक इन हिंज रहता है तो क्या होगा, अगर एक इन फिक्स रहता है दूसरा इन फिर रहता है तो क्या होगा, एल इफेक्टिव का वैल्यू, तो उसको भी यहाँ पे अटैच कर देना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ट्रांसफर्स इन्फोर्समेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर्स इन्फोर्समेंट किसे कहते हैं, इट होल्ड लॉन्गिट्यूडनल बार इन पोजीशन, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार को पोजीशन पे रखता है उसको कहते हैं ट्रांसफर्स इन्फोर्समेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, एक कॉलम था, ओके, ये कॉलम है हम लोग का, ये क्या है, कॉलम है, ये हम लोग का कॉलम था, इसमें हम लोग यहाँ पे रिइंफोर्समेंट यूज किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ये पकड़ के रखने का काम करता है। ये वाला जो रिइंफोर्समेंट है इधर ऐसे ना आ जाए, ये वाला इधर ना आ जाए, इसी को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, पकड़ के रखने का काम करता है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो पकड़ के रखने का काम करता है, तो पहला पॉइंट यही है कि सॉरी पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, इट होल्ड्स लॉन्गिट्यूडनल बार इन पोजीशन, यानी लॉन्गिट्यूडनल बार को पोजीशन पे करके रखता है। दूसरा क्या है, इट प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द मेन लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी कि ये अगर हम लोग पास पास प्रोवाइड करते हैं तो ये बकलिंग को भी रोकता है लॉन्गिट्यूडनल बार को। अगर मान लीजिए कि इन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स वाला, तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो डिफॉर्म कर जाएगा, बकल कर जाएगा, ठीक है। इट इम्पार्ट डक्टिलिटी टू द कॉलम, डक्टाइल बनाता है कॉलम को। नेक्स्ट क्या है, इट होल्ड द कोर ऑफ द कंक्रीट एंड प्रिवेंट बल्जिंग और स्प्लिटिंग ऑफ द कंक्रीट, कोर ऑफ द कंक्रीट, यानी कि हम लोग को स्प्लिट आउट, जैसे ये कंक्रीट का पोर्शन होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो दोनों रिइंफोर्समेंट हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये है हम लोग का ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट, ओके। ये ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट यहाँ पे बना दिए हम लोग। तो ये जो क्या है, ये ऐसे ही सेम टू सेम इसके पीछे भी होगा, इसके पीछे भी होगा। तो इसको क्या करता है, बल्जिंग होने से रोकता है। बल्जिंग मतलब इसमें जो कंक्रीट फिल है, इसके अंदर जो कंक्रीट फिल है, इसके अंदर जो कंक्रीट फिल है, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला, इसको बाहर आने से रोकना है, इसी को बोलते हैं बल्जिंग ऑफ कंक्रीट। तो बल्जिंग ऑफ कंक्रीट को प्रिवेंट करता है, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा पांचों पॉइंट। हम लोग एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट का हम लोग वर्क देख रहे थे, क्या क्या था। तो सबसे पहला वर्क था क्या, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उसको पोजीशन में बना के रखता है। दूसरा क्या था, ये जो बकलिंग को रोकना है, बकलिंग होने वाला है मेन रिइंफोर्समेंट में, उसको प्रिवेंट करता है। तीसरा क्या था, डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम को देता है, डक्टिलिटी देता है कॉलम को। और नेक्स्ट था जो कोर है उसको बल्ज आउट होने से रोकता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सी नंबर में, सिलेंडरनेस रेशियो की तरफ। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या है आज का लास्ट, ओके। तो वैसे हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो देखे थे यूनिट शायद 1 में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल least radius of gyration of the column. It determines the column suspectively to buckle. Higher cylinder ratio
इंडिकेट्स हायर बकलिंग टेंडेंसी। मतलब देखिए जितना ज़्यादा सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बकलिंग का टेंडेंसी रहता है। अभी हम लोग देखे थे एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बीच में डिफरेंस देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या देखे थे, लैम्डा, क्या देखे थे यहाँ पे, लैम्डा, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम। तो इसी को कहते हैं हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो। यहाँ पे देखिए अगर सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो बकलिंग हो जाता है। तो यही कहना चाह रहा है जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो क्या होता है, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम होता है। यानी इफेक्टिव लेंथ यानी एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम को हम लोग अगर रेशियो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एल इफेक्टिव में आर मिनिमम से, तो हम लोग को मिल जाता है सिलेंडरनेस रेशियो। अगर शॉर्ट कॉलम के लिए देखा जाए तो उसका सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 40 से कम होता है, और लॉन्ग कॉलम के देखा जाए तो 40 से ज़्यादा होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन सीरीज था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आरसीसी के लिए, वो आज ख़त्म होता है। और बच गया न्यूमेरिकल, तो हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल देन बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।